Students, today we are going to discuss some mechanism of action of some drugs और कुछ जो ड्रग्स के हम उनके क्लिनिकल्स कहाँ का मतलब किन किन जगह पर हमको यूज किया जाता है, क्लिनिकल यूजेस, उनके साइड इफेक्ट्स हैं। और उसके अलावा हम कुछ जो ड्रग्स हैं ना जो इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था वो था हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट, मतलब कि हाइपरटेंशन के डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हम कौन कौन सी मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी ने वो वाला लेक्चर मिस किया है तो आप उसको जाके जरूर देखो, वो काफी ज्यादा ना इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी फर्स्ट ने जिस सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है ना, वो सीक्वेंस हमारा ना यहाँ पर है कार्डियो वस्कुलर जो एजेंट्स हैं एंड जो मालिकुलर टारगेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब बात बताने का ये है कि आपके सामने ना ये एक पूरा सेल बना हुआ है और इस सेल के ऊपर जो हमारी डिफरेंट ड्रग्स है ना वो कैसे एक्ट करती हैं और वो एक्ट करके आपको किस तरह, मतलब कि हाइपरटेंशन का है तो वो उसका जो हम ट्रीटमेंट करें तो आपके पास किस तरह जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, अब ये वाला जो आपके सामने आपको कॉम्प्लिकेटेड सी एक डायग्राम नजर आ रही है ना, इस डायग्राम को बच्चे करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर आप इसको करने रटने बैठ जाओ ना कि मैं इसके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैं इस पे हर ड्रग का मतलब कि रिसेप्टर है, उसका सेकेंडरी पाथवे जो सेल के अंदर हो रहा है उसको याद करूंगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। एक दिन याद करोगे, दूसरे दिन भूल जाएगा, फिर याद करोगे, फिर भूल जाएगा, मतलब एट द एंड मैं इसको काफी दफा याद करता रहा हूँ लेकिन वो मुझे याद भी नहीं हुआ एग्जैक्टली। फिर हमने क्या किया, एक सिंपल सा ट्रिक था जो मैंने इसके लिए यूज किया था, वो मैं ट्रिक आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बच्चों, सबसे पहले तो आपने समझना है कि आपके सामने ये जो बना हुआ है ये एक आपके पास एंडोथीलियल सेल, एक एंडोथीलियल सेल है। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि सर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर कितनी लेयर होती हैं सर? 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। उसके बाद जो बाहर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया। और सबसे बच्चों जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, तो ये हमने कई दफा ये बात डिस्कस की हुई है। मेन जो हमारा कंसर्न है वो सबसे अंदर वाली लेयर है, दैट ट्यूनिका एंटीमा। ठीक है बच्चों, इस ट्यूनिका एंटीमा के अंदर जो हमारे सेल्स पाए जाते हैं इनको हम कहते हैं एंडोथीलियल सेल्स। एंडोथीलियल सेल्स। बच्चों, ये जो आपके एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, इन्हीं के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने 2 मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर नाम लेता हूँ। एक हमारे पास है एंडोथीलिन। क्या है? एंडोथीलिन। सिर्फ आपको कंसेप्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे में यहाँ पर जरूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखो बच्चों, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर सबसे अंदर वाली लेयर को हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। उसके अंदर जो सेल्स होते हैं हम उनको एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। और वो जो सेल्स होते हैं ना वो हमारे पास स्पेसिफिकली ना 2 मॉलिक्यूल्स को रिलीज करते होते हैं। एक होता है एंडोथीलिन, दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। बच्चों, जब एंडोथीलिन ज्यादा रिलीज होता है ना, ये करवाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्या करवाता है डॉक्टर साहब? वेजो कंस्ट्रिक्शन। और जब आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है ना तो तब हमारे पास क्या होती है? वेजो डायलेशन। तो पहली बात तो आप ये मेक श्योर कर लें कि एंडोथिलिन वेजो कंस्ट्रिक्टर है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वेजो डायलेटर है। मतलब क्या, वो आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ठीक हो गया? अब मैं ये हम व्हाई वी आर सो मैसी अबाउट दिस, देखो हमें पता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन और उसकी डायलेशन के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो अगर किसी में वैसो कंस्ट्रिक्शन ज्यादा हो जाएगी तो उस पेशेंट की जो ब्लड वेसल्स का एरिया है वो क्या होता है? वो कम हो जाएगा। और जब एरिया कम होगा तो उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर एंडोथिलिन ज्यादा रिलीज हो तो उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है। और जब ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है तो आपका ब्लड प्रेशर क्या कर जाता है? एलिवेट कर जाता है। ठीक है बच्चों, और ये रीजन होता है जिनको प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है ना उनके अंदर एंडोथिलिन ज्यादा रिलीज होता है जिसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बच्चों, वी हैव द नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? वैसोडाइलेटर है। और जब ये वैसोडाइलेटर क्या करता है? ये एक्ट करता है तो ब्लड को डायलेट करेगा ना। जब डायलेट करेगा तो आपकी ब्लड वेसल का जो एरिया वो ज्यादा हो जाएगा। जब एरिया ज्यादा होगा तो हमारे पास जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा होता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या है? डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जिन पेशेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन होती है ना, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, हम उनको क्या करते हैं? उनकी नाइट्रिक ऑक्साइड को ज्यादा रिलीज करवा देते हैं।
और वो कैसे हम ज्यादा रिलीज करवाते हैं? बाय यूजिंग डिफरेंट ड्रग्स। तो एक आपकी अब माइंड के अंदर ना एक जो कंसेप्ट है ना वो तो क्लियर हो गया है कि एंडोथिलिन अगर ज्यादा होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर एलिवेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर हम ज्यादा रिलीज करवाएं या हम बाहर से नाइट्रिक ऑक्साइड बंदे को दे दें तो नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडायलेशन करवाएगा। जब वैसोडायलेशन होगी तो आपका ब्लड प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों के अंदर हाइपर टेंशन होती है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, उनके अंदर हम क्या करते हैं? उनके अंदर हम वैसोडायलेशन करवाते होते हैं। और वो वैसोडायलेशन हम कैसे करवाते हैं बच्चों? उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स। और उन तमाम ड्रग्स का ऑलमोस्ट मकसद यही होता है, वो क्या करवाती हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाती हैं, ज्यादातर, नॉट ऑल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं ना, हाइड्रिलाजीन। हाइड्रिलाजीन क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेंगे तो क्या होगा? वैसोडायलेशन। तो वो पेशेंट जो आपकी इमरजेंसी के अंदर हाइपरटेंशन के साथ आया है, आप उसको हाइड्रिलाजीन तो हाइड्रिलाजीन नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडायलेशन करवाएगा। वैसोडायलेशन होगी, एरिया हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। जब एरिया ब्लड वेसल्स का ज्यादा हो जाएगा तो उसका जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। बात आपको समझ आ गई? तो ये जो हमारे पास एक बना हुआ है ना बच्चों, इतना बड़ा, ये आपका एंडोथेलिन सेल है। अब इस एंडोथेलिन के सेल के अंदर हमारे पास किस तरह वैसोकंस्ट्रिक्शन, मतलब किस तरह एंडोथेलिन और जो नाइट्रिक ऑक्साइड वो रिलीज होते हैं और वो कैसे डायलेशन करवाते हैं, हमने इस बात को यहाँ पर समझना, ठीक है? तो दो चीजें हमने सबसे पहले बच्चों देखनी है। वो दो चीजें कौन सी है बच्चों? वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडायलेशन। एक तरफ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन और एक तरफ लिखा हुआ है रिलैक्सेशन, या इसी का मतलब होता है डायलेशन। तो अगर हमारे पास, और जो हमारे पास ये जो सेल बना हुआ है इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो एट द एंड, वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? बच्चों कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास, आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी सर मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये नंबर 1 में इंजाइम लिख रहा हूं, जब भी आपके पास MLC काइनेज इंजाइम एक्टिवेट होगा उसकी वजह से बच्चों क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन। बस एक दफा बात ये याद रखनी, जब भी हमारे पास क्या होगा? MLC, ठीक है जी, जिसका मतलब होता है हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इंजाइम का नाम है। और जब ये इंजाइम एक्टिवेट होता है ना, ये हमारे पास क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता होता है, ठीक। एक चीज ये होगी। दूसरी जो आपने याद रखनी है कि सर जब भी हमारे पास MLC फोस्फाटेज इंजाइम, कौन सा? मायोसिन लाइट चेन फोस्फाटेज इंजाइम, जब ये वाला सर इंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये करवाता है रिलैक्सेशन या वैसोडायलेशन। तो हमने इसको आउटर साइड से, इस कंसेप्ट को हमने नहीं समझना, हम आएंगे अंदर वाली साइड से। कि अब आपको एक बात समझ आ गई ना कि जब भी MLC काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो कंट्रैक्शन होगी। वो बात की बात है कि MLC को हम कैसे कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके ऊपर हम अभी मैं आता हूँ। MLC काइनेज एक्टिवेट है तो कंट्रैक्शन, MLC फॉस्फेटेज एक्टिवेट है तो हमारे पास क्या होगी? रिलैक्सेशन होगी, ठीक है? अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि अगर आपके पास ब्लड वेसल्स की आपने कंट्रैक्शन करवानी है या कंट्रैक्शन होती है, तो एक तो हमें पता चला कि MLC काइनेज एंजाइम की एक्टिवेशन की वजह से होती है। अब जितने भी फैक्टर बच्चों MLC काइनेज को एक्टिवेट करेंगे वो तमाम फैक्टर्स क्या करवाते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाते होते हैं। जितने भी फैक्टर्स MLC काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे वो तमाम फैक्टर्स क्या करवाते होते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ था ना कि सर जब भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, या कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से हमारे पास सेल्स के अंदर मतलब एक्टिवेशन होती है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ ये भी पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करवा देता है? रिलैक्सेशन या डायलेशन करवा देता है। तो पहले मैं चलता हूँ कॉन्ट्रैक्शन की तरफ कि आपकी ब्लड वेसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन या वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है ना वो कैसे होती है। तो आपने एक तो बात आपको पता चल गया है कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मेन फैक्टर है वो MLC काइनेज एंजाइम है। अब MLC काइनेज कैसे कैसे एक्टिवेट होगा उन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले अगर आपके पास होता है कैल्शियम का इन्फ्लक्स, क्या सर? जब कैल्शियम सेल के अंदर जाती है, जब इंट्रासेलुलरली पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है या सेल के अंदर कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों कैल्शियम के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एक एक और मॉलिक्यूल हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं काल मॉड्यूलिन। तो जैसे कैल्शियम सेल के अंदर गई वो काल मॉड्यूलिन के साथ मिलती है, कंप्लेक्स बनाती है जिसको हम कैल्शियम काल मॉड्यूलिन कम्प्लेक्स या जिसको CAA कम्प्लेक्स कहा जाता है।
कैल्शियम सेल के अंदर गई, कैल्शियम सेल के अंदर जाने के बाद कार्बोमोड्यूलिन के साथ बाइंड हुई, बाइंड होने के बाद उसने CAA कम्प्लेक्स बनाया। अब ये कम्प्लेक्स अगर आप नोटिस करो तो ये क्या करवा रहा है, MLC काइनेज को एक्टिवेट करवा रहा है। जब MLC काइनेज एक्टिवेट होगा हमारे पास क्या होगी सर, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जब भी जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर जाती है तो उसकी वजह से क्या होती है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। वो कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है, अब आप तमाम ने आंखें बंद करके देखो, कैल्शियम सेल के अंदर आई, कार्बोमोड्यूलिन के साथ लगी, कैल्शियम कार्बोमोड्यूलिन कम्प्लेक्स बना, उस कम्प्लेक्स ने क्या किया, MLC काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। MLC काइनेज एक्टिवेट एंजाइम जो वो क्या करता है, वो मेरे पास कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। ठीक है, वो असल में वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करवाता है, वो मायोसिन और एक्टिन जो आपकी स्लाइडिंग प्रोटीन्स होती है ना उनको एक्टिवेट करवा देता है। तो जब मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब कितना हमारे लिए इजी हो गया जब आपको MLC काइनेज का पता। मेन चीज यही है, जितने भी आप फैक्टर्स देखोगे ना वो तमाम फैक्टर्स क्या करते हैं, MLC को एक्टिवेट करवा के, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। इसी तरह बच्चों आपको पता है कि जब भी हम किसी पेशेंट को एपिनेफ्रीन देते हैं या किसी पेशेंट को हम एंडोथिलीन देते हैं या किसी पेशेंट के अंदर हम वैसोप्रेसर ड्रग्स यूज करते हैं, तो ये तमाम ड्रग्स हैं, एपिनेफ्रीन हो गया, नोर एपिनेफ्रीन हो गया, एंडोथिलीन एगोनिस्ट हो गए, या एंजियोटेंसिन 2 मतलब के इनहिबिटर्स हो गए, या एंजियोटेंसिन 2 मतलब इनहिबिटर नहीं कहना, एंजियोटेंसिन 2 मालिक्यूल बजाते खुद। और जब आपके पास वैसोप्रेसिन मालिक्यूल हम यूज करते हैं, इसमें से आप सिंपल सी एग्जांपल लो एपिनेफ्रीन की। एपिनेफ्रीन क्या करेगी, देखो बच्चों, एपिनेफ्रीन हमारे पास जाके GQ सेकंड सिग्नलिंग पाथवे है, ये सेकंड सिग्नलिंग पाथवे, ये हम ANH के अंदर जाकर पढ़ेंगे क्या होता है। सिंपल, एपिनेफ्रीन क्या करती है, GQ सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिवेट करती है। अगर आप नोटिस करो, इसकी एक्टिवेशन की वजह से IP3 सेकंड सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होता है, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये हमारे पास क्या करवाता है, कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम सक्रीशन। क्या आपने एपिनेफ्रीन दी, एपिनेफ्रीन आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम पड़ी है उस कैल्शियम को बाहर निकालेंगे। और बच्चों ये देखो, ये कैल्शियम क्या कर रही है जाकर, ये कैल्शियम कार्बोमोड्यूलिन के साथ लग रही है, और जब कार्बोमोड्यूलिन के साथ लगेगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोमोड्यूलिन कम्प्लेक्स। और जब ये कम्प्लेक्स बनेगा तो उसकी वजह से MLC काइनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। जब MLC काइनेज एक्टिवेट होगा तो हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब भी हम पेशेंट के अंदर कैल्शियम का मतलब कि पेशेंट को कैल्शियम एगोनिस्ट दे दें, या मतलब कैल्शियम का सेल के अंदर एंट्री हो जाए, या अगर किसी पेशेंट को हम एपिनेफ्रीन नोर एपिनेफ्रीन दे दें तो उसकी वजह से वैसोकंस्ट्रिक्शन क्यों हो रही होती है, क्योंकि बच्चों ये हमारे पास MLC काइनेज एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, इसीलिए तो देखो आपने पढ़ा होगा एक ट्यूमर फियोक्रोमोसाइटोमा, या आपने पढ़ा होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है सर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन ज्यादा होती है, और जब एपिनेफ्रीन नोर एपिनेफ्रीन ज्यादा होती है तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या नहीं होता, सर होता है। तो वो बच्चों किस तरह होता है, आपको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन जाके क्या करती हैं, वो हमारे पास जाके लगती है GQ रिसेप्टर्स के ऊपर। जब GQ की एक्टिवेशन होती है तो हमारे पास जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम पड़ी है उसको रिलीज करवा देते हैं, और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कैल्शियम इंड्यूस कैल्शियम सक्रीशन, जो मैंने आपको सीरीज के अंदर पढ़ाया था। तो एट द एंड यहाँ पर कैल्शियम का क्या हुआ, सक्रीशन, वो कैल्शियम कार्बोमोड्यूलिन के साथ लगेगी, और कैल्शियम कार्बोमोड्यूलिन कम्प्लेक्स बच्चों जब भी बनता है ना वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ही करवाता है। कैसे, MLC काइनेज को एक्टिवेट करवाता है। देखो कितना इजी हो गया। अब देखो दूसरी तरफ हम आते हैं, ये तमाम फैक्टर्स करवाते हैं आपके पास कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, एक बात माइंड के अंदर रखनी है, जब भी कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी या हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। इवन तो जो आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है ना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, वो भी हमारे पास कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से होती है। अब सर एक पेशेंट है, चले हम पहले ये नॉर्मल हमें समझ कॉन्ट्रैक्शन का समझ आएगा, अब हम आते हैं रिलैक्सेशन की तरफ, कि अगर मैंने किसी पेशेंट के अंदर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना है या आपके पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करना है तो वो कैसे होती है। उसके लिए बच्चों हमने किसको एक्टिवेट करना है सर, MLC फॉस्फेटेज एंजाइम को, इस एंजाइम को हमने एक्टिवेट करना है। अब देखो बच्चों ये एंजाइम कैसे कैसे एक्टिवेट हो सकता है। सबसे पहले इधर देखो, एंडोथिलिन सेल है जो हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था ना कि एंडोथिलिन सेल से क्या रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। एंडोथिलिन सेल्स ने क्या करवाया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जहां पर लिखा हुआ है, ये यूवर्ल्ड का एमसीक्यूज है। नाइट्रिक ऑक्साइड से मतलब किस अमाइनो एसिड से बनता है, तो आपके पास आर्जिनिन से बनता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। बात को जरा समझिएगा, हमारे पास पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, एंडोथिलिन सेल्स के अंदर जब नाइट्रिक ऑक्साइड की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है।
अब थोड़ा सा पीछे अगर आओ ना, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कैसे होती है, ये हम जरा इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर किसी पेशेंट के अंदर ना एसिटाइल कोलिन रिलीज हो, ठीक है, मतलब आपने एसिटाइल कोलिन एगोनिस्ट दे दिया, या आपको पता है ना जो न्यूरॉन्स होती है ना, न्यूरॉन्स की नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन रिलीज होती हैं। ये एसिटाइल कोलिन क्या करती है, जाकर एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है, जैसे यहाँ पर ये आर रिसेप्टर लिखा हुआ है। जब हमारे पास एसिटाइल कोलिन या ब्रैडिकाइनिन या साइटोकाइनिन या हिस्टामिन या सीरोटोनिन या शियर स्ट्रेस, मतलब ये तमाम मॉलिक्यूल्स जब आपके पास रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं, एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर अपने रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर लगते हैं। जैसे ही अपने रिसेप्टर्स के ऊपर लगेंगे, तो आपके एंडोथीलियल सेल से क्या होती है, ये देखो, ये सेल के अंदर ही कैल्शियम पड़ी हुई है, ये कैल्शियम में रिलीज होती है। देखो अब ना, आपके ये जो आपका मसल का सेल्स है ना, ये उस कैल्शियम की बात नहीं हो रही, ये एंडोथीलियल सेल्स की बात हो रही है। तो जैसे हमारे पास एसिटाइल कोलिन या इनमें से किसी भी फैक्टर का नाम ले लो, ब्रैडिकाइनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, जब हमारे पास ये रिलीज होंगे, तो एंडोथेलियन सेल्स ये क्या करवाते हैं, कैल्शियम को रिलीज। जब बच्चों यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगी ना, नोटिस कीजिएगा, ये कैल्शियम क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करती है, एंडोथेलियल सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो ट्यूनिका एंटीमा के अंदर। जैसे ही आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, तो ये क्या करता है, एल आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड है, इसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास क्या करता है, ये डिफ्यूज होकर, मतलब ट्यूनिका एंटीमा से अब ये आ जाती है ट्यूनिका मीडिया के अंदर, जो आपकी मस्कुलर लेयर है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आप यहाँ से डिफ्यूज होकर कहाँ पर जा रहे हैं, आपके मसल के सेल के अंदर आ गए। तो ये हमारे पास सामने जो बना हुआ है ना, सॉरी, ये मस्कुलर सेल है, एंडोथेलियल सेल नीचे बना हुआ है, ये इसको आपने लिखा है यहाँ पर मायोसाइट है, ये एक मसल का सेल, मसल सेल, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड अब बच्चों आपके पास आ गई किसके अंदर, मस्कुलर सेल्स के अंदर, ठीक है, यहाँ एक मायोसाइट के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड देखो यहाँ पर आके क्या करवा रही है, ये इतना सारा लंबा मैकेनिज्म आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इसकी ज्यादा ना मतलब कि पूछा नहीं गया। एल आर्जिनिन या ग्वानोलेज साइक्लेज या साइक्लिक जीएमपी, आपने सिंपल, मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास कहाँ पर गया, मसल सेल के अंदर, वहां पर जाके ये रिलीज करवाता है जीएमपी को, साइक्लिक जीएमपी। ये साइक्लिक जीएमपी का आपने नाम याद रखना है, क्योंकि ये काफी जगह पर ना ये इसके बारे में पूछा गया। साइक्लिक जीएमपी, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करता है साइक्लिक जीएमपी को, और जो आपका साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल है ना, साइक्लिक गोनोलेज मोनोफॉस्फेट इसका नाम ऐसे होता है, तो ये साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेट करता है एमएलसी फोस्फेटेज को। और जब एमएलसी फोस्फेटेज एक्टिवेट होगा, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था सर आपके सेल की क्या हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। जो मायोसिन और एक्टिन का आपस में ब्रिज बना होता है ना, जिसने कॉन्ट्रैक्शन करवाई होती है, वो ब्रिज टूट जाता है, तो आपका जो मसल मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन वो सेपरेट हो जाती हैं, और आपका जो सेल होता है या आपकी जो पूरी ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स या डायलेट हो जाती है। तो अब सिंपल जो कंसेप्ट है वो हमारे पास यहाँ पर यही बनता है, जब भी एमएलसी काइनेज एक्टिवेट होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वो किसकी वजह से एक्टिवेट होता है, वो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से होता है। एमएलसी फोस्फेटेज एक्टिवेट होगा, वो किसी भी फैक्टर की वजह से, देखो इतने सारे फैक्टर लिखे हुए, मैंने आपको एक फैक्टर बता दिया कि नाइट्रिक ऑक्साइड, सिंपली आपने याद रखना है कि ट्यूनिका एंटीमा के अंदर एंडोथेलियल सेल से सर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ। नाइट्रिक ऑक्साइड किस अमाइनो एसिड से बनता है, आर्जिनिन, याद रखिएगा, यूवर्ल्ड का भी एमसीक्यूज है ये हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नाइट्रिक ऑक्साइड ट्यूनिका इंटीमा से जाती है ट्यूनिका मीडिया के अंदर, सेकंड लेयर के अंदर, ये वाली मस्कुलर लेयर के अंदर, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे वहां पर जाएगी, ये एक्टिवेट करेगी साइक्लिक जीएमपी पाथवे को। साइक्लिक जीएमपी जब एक्टिवेट होगा, तो हमारे पास एमएलसी फोस्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, और जब एमएलसी फोस्फेटेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, तो ये फोस्फेटेज कर देता है, ये कटिंग कर देता है मायोसिन और एक्टिन की, जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब मैं आपको इसका ना थोड़ा सा क्लिनिकल इस्तेमाल बताऊं, अगर सर आप इधर कहते तो हो। लिखा है तो मायोसिन एक्टिव। जी जी, पूछे सर पूछे, इधर क्वेश्चन पूछे। मायोसिन प्लस एक्टिन लिखा हुआ है एमएलसी फास्फेटेज के ऊपर भी। हम्म, सर लिखा हुआ वो, हम उसका जो ब्रिज होता है ना आपस में, इन जो दोनों का आपके पास मायोसिन और जो एक्टिन के, मेरी बात सुन डॉक्टर साहब, मायोसिन में आपको इसका पूरा, इसका फिलामेंट्स का मैकेनिज्म है, मस्कुलोस्केलेटन के अंदर सिंपल सी असल पता क्या होता है, मायोसिन और एक्टिन के ऊपर जब फॉस्फेट ग्रुप लगता है ना, वो फॉस्फेट ग्रुप क्या करते हैं, इनकी स्लाइडिंग करवाता है। जब आप उसको फॉस्फेट को लगा देते हो, तो हमारे पास क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है।
जब आप उस फॉस्फेटेज को वहां से रिमूव कर देते हो तो वो मायोसिन जो एक्टिन की आपस में ब्रिज जो बना होता है ना, वो ब्रिज इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो फॉस्फेट की वजह से बना होता है। तो अब जहां पर भी देखोगे ना कि एमएलसी काइनेज वो फॉस्फेटेशन करवाता है और फॉस्फेटेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो एमएलसी फॉस्फेटेज एंजाइम है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप को वहां से रिमूव करता है, जिसकी वजह से जो ब्रिज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और आपके जो मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स कर जाते हैं। ठीक है, इसका जनरल रिव्यू ये। वैसे इसकी और भी डिटेल है जो मस्कुलोस्केलेटल में हमने पढ़नी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जनरल सब बता रहा हूँ क्योंकि हमने फार्माकोलॉजी के अंदर अभी इनके सिर्फ मैकेनिज्म्स पढ़ने। अब देख लो बच्चों, आपको एक चीज तो समझ आ गई है एमएलसी काइनेज और एमएलसी फॉस्फेटेज के बारे में। मैं आपको इसको थोड़ा सा जनरल रिव्यू देता हूँ। आपके पास ना एक पेशेंट है सेप्टिक शॉक का। पहले तो मुझे ये बताएं कि सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट को सिम्टम्स कौन कौन सी आती हैं, पहले मुझे आपने बताया। पेशेंट है सेप्टिक शॉक का, सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट को कैसी सिम्टम्स आती हैं? जी जी डॉक्टर फैज या एनीवन एल्स, कोई भी। पाल्पिटेशन, लाइट अबेरनेस, हाइपोटेंशन वगैरह। हाँ जी, हाइपोटेंशन होती है, वेरी गुड, हाइपरटेंशन होती है उस पेशेंट को। पाल्पिटेशन मतलब टैकीकार्डिया होता है उस पेशेंट को। फैटीग या डिजीनेस, फटीग नहीं, एज इट डिजीनेस तो वगैरह। फटीग यहाँ नहीं नहीं डायरेक्टली फॉस्ट जो मेन सिम्टम आपने किसी भी शॉक की रखनी है, जो मैं सेप्टिक शॉक की बताऊं तो सेप्टिक शॉक के अंदर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है, टैकीकार्डिया होता है, ओलिगोयूरिया होता है इस पेशेंट का। ठीक है, तो मेन चीज है हाइपोटेंशन, मतलब कि सर उसका जो ब्लड प्रेशर है ना, वो ब्लड प्रेशर उसका ड्रॉप हो रहा होता है, जिसको सेप्टिक शॉक होता है। मजे की बात आपको बताता हूँ होता क्यों है। जब आपको सेप्टिसीमिया होता है ना बच्चों, तो आपके जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ना वो क्या रिलीज करते हैं? साइटोकाइंस को और हिस्टामिन को। किसको रिलीज करते हैं? साइटोकाइंस को और हिस्टामिन। और आपको पता है एनाफिलैक्टिक शॉक के अंदर भी ये साइटोकाइंस और हिस्टामिन रिलीज होती हैं। जब साइटोकाइन और हिस्टामिन रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे सर? अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगेंगे जो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर है। जब अपने रिसेप्टर्स के ऊपर लगेंगे तो कैल्शियम को रिलीज करेंगे। ये कैल्शियम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। ये एंजाइम नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करवा रही है यहाँ पर? वैसोडाइलेशन। और आपको पता है जब भी वैसोडाइलेशन होती है, एरिया ज्यादा हो जाता है, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर जाता है। इसीलिए सेप्टिक शॉक के जो पेशेंट होते हैं उनका जो बीपी होता है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, वैसे किसी भी रीजन मतलब किसी भी फैक्टर के अंदर जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है तो आपकी ब्लड प्रेशर डायलेट करती है, और वो डायलेट कैसे करती है वो मैंने आपको बता दिया है, एमएलसी फॉस्फेटेज की एक्टिवेशन की वजह से, और एक उसका रीजन है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एक जनरल सा रिव्यू आपने याद रखना है, लेकिन अभी इसकी हमने जान नहीं छोड़नी, हम इसके ऊपर बार बार आएंगे। इस जो हमने ऊपर पढ़ा है ना साइकिल, हर ड्रग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पर दोबारा इस चार्ट के ऊपर आऊंगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो सबसे पहले हमने ड्रग्स पढ़नी है दैट इज नाइट्रेट्स। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोग्लाइसिन आती है। आप जो भी देखो, आपको ना फार्मा पढ़ने का मैं आपको एक जनरल सा तरीका बता देता हूँ। फार्मा के अंदर सबसे पहले आपने ड्रग का नाम याद करना है। ठीक है, किसी भी फैमिली की जो ड्रग्स होंगी ना, आप में पूरी फैमिली में से 3-4 ड्रग्स आपने याद कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सारी ड्रग्स याद करो, स्पेसिफिकली आपने ड्रग्स के जो सफिक्स होते हैं ना, सफिक्स याद करने होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रग्स के सफिक्स होते हैं ना वो एक क्लास की फैमिली को बता रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सफिक्स जैसे जैसे मेटाप्रोलोल, इसके लास्ट पे लोल आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये बीटा ब्लॉकर्स की क्लास है। तो पहले नंबर पर आपने ड्रग्स के नाम याद करने। दूसरे नंबर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या याद करने होते सर? मैं यहाँ पर 4 तरीके आपको बताऊंगा। पहला, ड्रग्स के नाम आपने याद करने। दूसरे नंबर पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तीसरे नंबर पर उनके क्लिनिकल यूजेस, कि वो वाले ड्रग्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और चौथे नंबर पर साइड इफेक्ट्स आपने याद रखने। ठीक है बच्चों, तो ये 4 चीजें आपने हर ड्रग के बारे में याद रखनी होती है। जब भी आप ड्रग्स को एक्सप्लेन करो तो आपने ये 4 चीजें बतानी होती है उसकी, कि मैं इसको इस्तेमाल, इसका नाम क्या है, इसको इस्तेमाल कहाँ पर करता हूँ, इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट क्या है। इनशाला आपको फार्माकोलॉजी, जैसे डॉक्टर असलान कहते सर आपको फार्मा इतनी कैसे याद है, तो बच्चों उसके मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ में ट्रिक्स बताता जाऊंगा। और मतलब इतने मुझे ड्रग्स के नाम याद नहीं जितने मुझे उनके साइड इफेक्ट्स याद हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स हैं ना डिफरेंट, उनके अंदर साइड इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको सिंपल से एग्जांपल दूं ना, टेट्रासाइक्लिन है, उस पेशेंट के अंदर बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके टीथ सही से नहीं बनते, टीथ का कलर चेंज उस पेशेंट के अंदर हो जाता है। इसी तरह अमाइनोग्लाइकोसाइड जो होती हैं वो अक्यूट किडनी इंजरीज वगैरह करवाती हैं आपके पास। तो इंशाल्लाह जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं, इंशाल्लाह उनको हम साथ साथ याद करेंगे, और ड्रग्स के नाम भी आपको याद रखूंगा। उनके लिए हम डिफरेंट निमोनिक्स को इस्तेमाल करेंगे। अब जो नाइट्रेट्स है बच्चों, ये हमारे पास एक सिंपल सी क्लास है। इस क्लास के आपने क्या करनी है, ये तीनों ड्रग्स के नाम याद रखने। कौन सी? सबसे पहले नाइट्रोग्लाइसरीन, जिसको हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट, और लास्ट में हम यूज करते हैं मोनोनाइट्रेट। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमें कितने नाइट्रेट्स के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। अगर आपको एक चाहिए होता है उसके लिए हम ये थर्ड ड्रग यूज कर लेते हैं आइसोसोरबाइट, और अगर आपको ज्यादा नाइट्रेट्स के मॉलिक्यूल चाहिए तो मतलब आपने ज्यादा वैसोडाइलेशन करवानी तो उसके लिए आप डाइनाइट्रेट्स यूज करोगे। और नाइट्रोग्लाइसिन जो होती है मतलब ये इन दोनों के मिड में आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम के अंदर हम ये नाइट्रोग्लाइसिन को ही इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर नाइट्रोग्लाइसिन की रिफ्लेक्शन आ रही हो ना, उसके लिए हम फिर डाइनाइट्रेट्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रेट्स के अंदर हमने ड्रग्स के नाम याद कर लिए, नाइट्रोग्लाइसिन, आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट एंड आइसोसोरबाइट मोनोनाइट्रेट। आगे बात करते हैं कि सर ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो बच्चों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले तो आपको पता है ना नाइट्रेट्स को हम या कहाँ पर यूज करते हैं। सर अंजाइना का जो पेशेंट होता है, जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का पेशेंट होता है, जो हमारे पास पल्मोनी एडिमा का पेशेंट होता है, इन तमाम पेशेंट्स के अंदर हम नाइट्रोग्लाइसिन यूज करते हैं स्पेसिफिकली अंजाइना के अंदर। और उसमें भी स्पेसिफिकली स्टेबल अंजाइना के अंदर और अनस्टेबल अंजाइना के अंदर हम नाइट्रेट्स को यूज करते हैं। जब सर अंजाइना और अनस्टेबल अंजाइना के अंदर हम नाइट्रेट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और ये किस तरह जो एंजाइना वाला पेशेंट है ना उसकी सिम्टम को ये ठीक करती है। बच्चों इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, यहाँ पर आओ आप। सबसे पहले हमने ढूंढनी है नाइट्रोग्लाइसिन कहाँ पर लिखी हुई है। नाइट्रोग्लाइसिन ये लिखी हुई नंबर 1। ठीक है, नाइट्रोग्लाइसिन बच्चों क्या करवा रही है, वही बात हुई सर नाइट्रोग्लाइसिन इंक्रीज करवाती है नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज होगा, साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होगा, साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होगा, एमएलसी फोस्फेटेज एक्टिवेट होगा, एमएलसी फोस्फेटेज एक्टिवेट होगा तो आपके पास क्या होगा, ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाएगी, ब्लड वेसल्स आपकी रिलैक्स हो जाएंगी। जब आपके पास ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो उसकी वजह से पेशेंट का जो वीनस रिटर्न होता है ना इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि अंजाइना वाले पेशेंट के आपने क्या करना होता है, उसका हार्ट का वर्कलोड कम करना होता है कि हमारे पास वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, हार्ट के अंदर द पेन हो रहा है उस पेशेंट को। मैं चाहता हूँ कि यार पेन हो रहा है तो मैं हार्ट की तरफ ब्लड को कम भेजूं, तो मैं कैसे हार्ट की तरफ ब्लड को कम भेज सकता हूँ या वीनस रिटर्न को मैं कैसे कम कर सकता हूँ, अगर मैं उसको वैसोडाइलेटर दे दूं, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा ब्लड को अपने अंदर रख सकेंगे। जब वो ज्यादा ब्लड को अपने अंदर रखेंगी तो आपका वीनस रिटर्न या जो हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा वो हमारे पास क्या जाता है, कम जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपके हार्ट को कम काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अंजाइना अक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनकी सिम्टम्स आपके पास ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो कितना सिंपल हो गया अब आपके पास कि नाइट्रेट सर क्या करेंगे, अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। वैसोडाइलेट बाय इंक्रीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, कहां पर इंक्रीज करवाना है, वस्कुलर स्मूथ मसल्स के जो स्मूथ मसल्स है हमने वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करवाना है। और ये इंक्रीज करवा के करेंगे क्या सर, साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करेंगे। और यहां से आगे नहीं ना लिखा हुआ, आपको पता है साइक्लिक जीएमपी क्या करेंगे सर, साइक्लिक जीएमपी एमएलसी फोस्फाटेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। जब एमएलसी फोस्फाटेज एंजाइम एक्टिवेट होगा हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉस्फेट ग्रुप मायोसिन और लाइसिन से रिमूव हो जाएगा, आपके पास रिलैक्सेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दूसरे नंबर पर जो नाइट्रोग्लाइसरीन्स हैं ये सबसे ज्यादा कौन सी ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करती हैं, आर्टरीज के ऊपर, वेन्स के ऊपर या आर्ट्रियोल्स के ऊपर। तो बच्चों जो नाइट्रेट्स हैं ये सबसे ज्यादा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो इनका सूटेबल होता है ना वो आपकी वेन्स के लिए होता है। मतलब आपकी जो इंफीरियर वेना केवा है या जो हमारे पास नीचे कोई और टीबियल वेन है, तो मतलब ये वेन्स को ज्यादातर डायलेट करती है। जब वेन्स डायलेट होंगी ना तो आपका वीनस इन रिटर्न मतलब हार्ट की तरफ कम ब्लड जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो सिम्टम आ रही हैं वो ठीक हो जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा जैसा कि हाइड्रिलाजीन है वो आर्ट्रियोल्स के ऊपर लग रही होती है या आर्टरीज के ऊपर लग रही होती है, इसी तरह आपकी जो नाइट्रेट्स हैं ये वेन्स के ऊपर लगती है। ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। देखा जब वेन्स के ऊपर लगेंगी वीनस इंटर्न कम होगा, वीनस इंटर्न कम होगा तो आपका प्री लोड भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जितना ब्लड राइट एट्रियम में होगा उतना ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता होता है। तो अगर राइट एट्रियम में कम है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कम जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम है तो उस पेशेंट की जो प्री लोड है वो कम हो जाएगा। जब प्री लोड कम, आपके हार्ट को कम काम करना पड़ेगा तो सिम्टम आपकी ठीक हो जाएंगी। अब आगे बात करते हैं कि सर नाइट्रेट्स को हमने इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तो बच्चों नाइट्रेट्स को मैंने सबसे पहले आपको बताया अंजाइना, जब भी आपके पास हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन हो रही है तो उस पेशेंट के अंदर आपने नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करना है। इसको ना बाज़ औक़ात आपको ना ये डिफरेंशियल डायग्नोज बनाने में भी हेल्प करती होती है कि कोई पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन में आता है ना, तो चेस्ट पेन वाले पेशेंट के अंदर आपको पता नहीं है कि यार इस पेशेंट के अंदर ना मतलब कि हार्ट के अंदर प्रॉब्लम की वजह से इसको पेन हो रही है, या इस पेशेंट को प्लूरिटिक पेन है, या इस पेशेंट को एसोफेजियल रप्चरिंग पेन है, या इस पेशेंट के मतलब के जो मेडिएस्टनम है, मेडिएस्ट्रोनाइटिस तो नहीं है इस पेशेंट को। तो उन तमाम फैक्टर्स के अंदर आपने अगर डिफरेंशिएट करना हो ना कि लेट्स सपोज इसको हार्ट की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उसको दोगे नाइट्रेट्स।
अगर नाइट्रेट्स देने के बाद उसकी सिम्टम ठीक हो जाए, मतलब कि इस पेशेंट को अंजाइना था। अगर नाइट्रेट्स देने के बाद सिम्टम ठीक नहीं हुए तो इसका मतलब इस पेशेंट के अंदर कोई और पेन हो सकती है, कोई मस्कुलर पेन है या कोई मेडिएस्टेनाइटिस वगैरह की वजह से इसको पेन हो सकती है। तो बाज़ औक़ात इसको डिफरेंशियल डायग्नोज बनाने के लिए अंदर भी यूज किया जाता है। तो मैकेनिज्म सॉरी क्लिनिकल यूजेस आपने एंजाइना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और पल्मोनरी एडिमा के अंदर आप इसको यूज करते हो। वैसे पल्मोनरी एडिमा में क्यों यूज कर रहे हैं जी डॉक्टर, एनीवन, व्हाई वी आर यूजिंग नाइट्रेट्स इन पेशेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा? ये इसको कैसे वेनस ठीक? ये वीनस रिटर्न टर्न डिक्रीज करेगा ना। वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा। वेरी गुड, देखा ना, ये बात हुई। ये जिन जिन लोगों ने सीवीएस किया हुआ फिर वो ऐसे बोलते हैं कि सर नाइट्रेट्स दोगे, वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, पल्मोनी कंजेशन कम होगी, मतलब आपकी पल्मोनी आर्टरीज में कम ब्लड जाएगा। जब पल्मोनी आर्टरीज में कम ब्लड जाएगा तो पेशेंट का जो पल्मोनी एडीमा है वो ज्यादा वर्स्ट नहीं होगा। और इसके साथ हम इस पेशेंट को क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, और डायूरेटिक्स से काम ना चलेगा तो मैनिटोस देंगे। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम के अंदर ना डायूरेटिक्स देने की वजह से पल्मोनी एडीमा आपका ठीक हो जाता है। तो तो क्लिनिकल डायूरेटिक यूज में क्या है? लूप डायूरेटिक देंगे, फ्यूरासेमाइड वगैरह। जी जी बिल्कुल, लूप डायबिटिक्स हम इस्तेमाल करें। तो 3 आपने क्लिनिकल यूजेज याद रखने हैं नाइट्रेट्स के। कौन कौन सा है? अंजाइना, एक्यूट, हाँ जी क्या होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, क्या होता है बच्चों को बता दें जरा। ACH क्या होता है? सर What? अनस्टेबल एंजाइमा, एंजाइना, नॉन एसटीएमआई और एसटीएमआई। मैडम इसके अंदर स्टेमी नहीं आता, इसके अंदर नॉन स्टेमी आता है सिर्फ। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंदर स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और नॉन स्टेमी आता है। स्टेमी ACS के अंदर नहीं आता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे आते हैं बच्चों के सर नाइट्रेट्स देने की वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपके माइंड के अंदर एक चीज क्लियर है ना कि नाइट्रेट्स वैसोडाइलेटर है, तो भाई इसके साइड इफेक्ट्स अब अभी देख लोगे, आपको उसी टाइम पे समझ आ जाएंगे। देखो बच्चों, अगर आप पेशेंट को दे रहे हो वैसोडाइलेटर या वीनस डायलेटर, ठीक है, विनोडाइलेटर जिसको हम नाइट्रेट्स कहते हैं, इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट आपको आएगा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। क्या आएगा? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, कि आपकी जो हार्ट रेट है ना वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। इसलिए तो नाइट्रेट्स के साथ बीटा ब्लॉकर्स को दिया जाता है ना, ताकि हम उस पेशेंट का जो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है वो उस पेशेंट को हम प्रिवेंट कर सके। अब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है? देखो बच्चों, वीनस रिटर्न कम, राइट एट्रियम में ब्लड कम, राइट वेंट्रिकल में कम, लेफ्ट एट्रियम में कम, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम ब्लड। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम होगा आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी। जब आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी तो कौन से रिसेप्टर वहां पर पड़े होंगे सर? बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे इसकी कार्डिक आउटपुट कम है, बैरो रिसेप्टर क्या एक्टिवेट करेंगे सर? जो ब्रेन के अंदर एंटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरस वो एक्टिवेट होगा। जब एंटीएस एक्टिवेट होगा तो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपको पता है बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द इंक्रीज हार्ट रेट। तो जब भी बच्चों वैसोडाइलेटर्स आपने देने हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया उनका साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे नाइट्रेट्स हो गया। तो फिर आपने उस पेशेंट को रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया से बचाने के लिए क्या करना है? बीटा ब्लॉकर साथ देने, ठीक है। इसके अलावा सर इस पेशेंट का नाइट्रेट्स का साइड इफेक्ट दूसरा कौन सा है? मैथमोग्लोबिनीमिया। नाइट्रेट्स का दूसरा साइड इफेक्ट क्या है? मैथमोग्लोबिनीमिया। मैथमोग्लोबिनीमिया फिलहाल आपने समझना है कि जो आपके पास होती है, एक होती है फेरस आयरन, हीमोग्लोबिन है ना बच्चों, हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनती है सर? दो चीजों से। वो दो चीजें क्या हैं? एक है हीम, दूसरी है ग्लोबिन। जो हीम है वो किससे मिलकर बनती है सर? आयरन से और प्रोटोपोर्फिरिन के साथ। और ये जो आपकी रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम, हीम के ऊपर जो आयरन है ना बच्चों, ये आयरन होता है फेरिस, मतलब Fe2+ होता है नॉर्मली, जो ऑक्सीजन के साथ ना सेंसिटिविटी शो करता है या अट्रैक्शन शो करता है। इसके ऊपर आकर इजीली ऑक्सीजन लग जाती है इस रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। अगर आपके पास इस फेरिस की क्या हो जाए, इसके अंदर एक और हाइड्रोजन इसकी सॉरी आयंस की, एक हाइड्रोजन आयंस की डेफिशिएंसी हो जाए, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फेरिक में। आपका नाइट्रेट्स क्या करते हैं? नाइट्रेट्स आपके इस फेरिस में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के इसको क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो अब ये फेरिस में क्या बन जाएगा? फेरिक बन जाएगा। तो बच्चों जब भी हीमोग्लोबिन के ऊपर Fe2+ की जगह Fe3 लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैथमोग्लोबिनीमिया। जो आपको साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर भी मैथमोग्लोबिनीमिया नजर आता है। अब मैथमोग्लोबिनीमिया की वजह से क्या होता है? जो आपका रेड ब्लड सेल्स होते हैं या जो आपका ब्लड का कलर होता है वो डार्क चॉकलेट शेप का हो जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम आगे पूरा मैथमोग्लोबिनीमिया टॉपिक भी है, साइनाइड पॉइजनिंग भी है। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट्स होते हैं, ये नाइट्रेट्स मैथमोग्लोबिनीमिया काज करवाते हैं, फेरिस आयरन को फेरिक आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल बात। तीसरा साइड इफेक्ट सर इसका क्या है?
तीसरा साइड इफेक्ट बच्चों इसका है हाइपोटेंशन। तीसरा साइड इफेक्ट इसका क्या, हाइपोटेंशन। वो हमें पता है ये ब्लड प्रेशर क्या करती है, ड्रॉप करती है, क्योंकि वैसोडाइलेशन करवा रही है। इसके अलावा बच्चों फ्लशिंग, हेडिक। अब ये फ्लशिंग और हेडिक क्यों कहा रही है, हेडिक आपको इसलिए काज करवा रही है क्योंकि ये आपकी कार्डिक आउटपुट को कम कर, वीनस इंटर्न कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, सेरेब्रल परफ्यूजन कम है। सेरेब्रल परफ्यूजन कम जब भी होती है तो हमारे पास पेशेंट के अंदर लाइट हेडेडनेस नजर आती है। फ्लशिंग, फ्लशिंग का मतलब होता है रेडनेस। देखो बच्चों रेडनेस इस पेशेंट के अंदर क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पास जब भी ब्लड वेसल डायलेट करती है ना, तो हमारे पास जो ब्लड होता है ना इसका लीक आउट, ये ब्लड ना लीक आउट कर जाता है। देखो ये देखो, ये आपके पास ब्लड वेसल है, तो जब आपके पास डायलेशन होती है ना, तो देखिएगा डायलेशन की वजह से एंडोथेलियल सेल हो जाते हैं एक दूसरे से दूर। जब ये दूर होते हैं ना, तो यहाँ से जो ब्लड होता है ना वो लीक आउट कर जाते हैं। तो जब आपकी ये स्किन की तरफ लीक आउट करेगा तो आपको फेशियल फ्लशिंग नजर आएगी। जब आपके लिम्फ बाजू के ऊपर ये मतलब लीक आउट करेगा तो आपको वही लिम्फ से फ्लशिंग आपको नजर आएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको फेशियल फ्लशिंग नजर आती है, क्योंकि आपके जो फेस की स्किन है ना ये ज्यादा मतलब थिन होती है, तो फेशियल रेडनेस आपको पहले नजर आती है। इसके अलावा बच्चों जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वो है मंडे डिजीज। क्या है मंडे डिजीज? मंडे डिजीज का मतलब ये है कि पेशेंट ना, अब आपने पूरा सिनेरियो समझना जरा। एक मेरे पास पर्सन है, वो पर्सन काम कर रहा है किसी ऐसी फैक्ट्री के अंदर ना जहां पर नाइट्रेट्स बनते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। एक पर्सन है, वो किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर नाइट्रेट्स बनते हैं। ठीक है, हो सकता है डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, पोली ये जो पीवीसी पाइप्स होते हैं इनके अंदर हो गया, जहाँ कोई ऐसी फार्मेसी मतलब जहां पर आपके पास ये नाइट्रेट्स ड्रग्स बनती होंगी। एट दी एंड क्या है कि उस फैक्ट्री के अंदर जो नाइट्रेट्स है ना उनकी सक्रीशन बहुत होती है। अब वो पेशेंट जब वो पर्सन जो है कंटिन्यूसली उसका नाइट्रेट्स के साथ एक्सपोजर होता है, यहाँ पर नाइट्रेट गैस की बात कर रहा है, ठीक है। वो नाइट्रेट गैस क्या करती है, उस पेशेंट के बॉडी के अंदर जाती है। जब वो नाइट्रेट गैस पेशेंट की बॉडी के अंदर जाएगी तो वो क्या करवाती है, वैसोडाइलेशन। समझिएगा जरा, एक पर्सन है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां पर नाइट्रेट गैस रिलीज हो रही है, वो नाइट्रेट गैस उस पेशेंट की बॉडी में जाती है। जैसे उस पेशेंट की बॉडी में जाती है तो वो वैसोडाइलेशन करवा देती है। अब जब वैसोडाइलेशन होती है ना, तो उस पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। स्पेसिफिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उस पेशेंट के अंदर वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, उस पेशेंट की हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा। मतलब कि नाइट्रेट्स के साथ एक्सपोजर की वजह से जो उस पेशेंट के अंदर वैसोडाइलेशन या जो उसकी हार्ट रेट कम हुई है ना, वो उस पेशेंट का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो उसको क्या कर देता है, टॉलरेट करवा देता है। तो उस पेशेंट को ना हमें इस तरह सिम्टम नहीं आती जब वो पूरा वीक काम करता रहता है, नाइट्रेट्स के साथ उसका एक्सपोजर रहता है और उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होके उसकी हार्ट रेट को इंक्रीज करवा के, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करवा के उस पेशेंट को क्या कर देता है, टॉलरेट करवा देता है नाइट्रेट से। तो उसको सिम्टम्स नहीं आती इस तरह उस पेशेंट को। अब जैसे इस बंदे को छुट्टी हुई, ये बंदा कहाँ पर जाता है, घर में जाता है, चला गया घर। अब जब घर में जाएगा तो उसका नाइट्रेट के साथ क्या एक्सपोजर नहीं होगा। जब नाइट्रेट के साथ एक्सपोजर नहीं होगा, वही उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक्टिवेट नहीं होगा, हार्ट रेट भी उसकी ठीक हो जाएगी और जो उसकी ब्लड वेसल्स की टोन है वो भी हमारे पास ठीक हो जाएगी। ठीक है, मतलब नाइट्रेट से अब उसका क्या हो रहा है, डिस्कनेक्शन हो रहा है। जब वो पेशेंट सैटरडे संडे की छुट्टी करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी उसका इनहिबिट हो जाता है। अब मंडे वाले दिन ये क्या करता है, दोबारा पेशेंट अपनी जॉब के ऊपर जाता है। जब ये जॉब पे जाएगा दोबारा नाइट्रेट के साथ एक्सपोजर होगा। अब जैसे ही नाइट्रेट के साथ एक्सपोजर होगा ना, तो वही इसका क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगी। जब वैसोडाइलेशन होगी तो वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा, वीनस इंटर्न कम और उस पेशेंट का क्या है, कार्डिक आउटपुट कम होगा। अब इस पेशेंट को मतलब कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ब्लड वेसल्स की टोन को मेंटेन दोबारा करने के लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है। इसलिए सीवियर मंडे वाले दिन के अंदर सीवियर नाइट्रेट्स के एक्सपोजर के साथ बहुत ज्यादा वैसोडाइलेशन उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर होने की वजह से कार्डिक आउटपुट उसकी स्टार्ट के अंदर कम होती है। जब कार्डिक आउटपुट कम होती है तो पेशेंट के अंदर फटीग, हेडेडनेस वाली सिम्टम्स आती हैं। लेकिन जैसे ही ट्यूसडे आता है ना, उसकी वो तमाम सिम्टम्स क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब तक उसकी जो बॉडी होती है वो उसको क्या कर लेती है, टॉलरेट कर लेती है, वैसोडाइलेशन को कंपनसेट कर लेती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाती है। तो इसी तरह इस पेशेंट के अंदर ये सिनेरियो चलता रहता है। जैसे वो सैटरडे संडे की छुट्टी करता है तो उसका वो जो सारी टॉलरेंस है वो खत्म हो जाती है। मंडे वाले दिन जब वो दोबारा जाता है, नाइट्रेट्स के साथ एक्सपोजर होता है, वैसोडाइलेशन होती है, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से उसको क्या है, हेडेडनेस जैसी सिम्टम आना शुरू हो जाती है। और दोबारा उसका एक दो दिन बाद वही ट्यूसडे वेडनेसडे तक
टॉलरेट हो जाता है उसकी सिम्टम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मंडे डिजीज, कि मंडे वाले दिन पेशेंट का जिनका नाइट्रेट के साथ एक्सपोजर होता है उसको मंडे वाले दिन क्या आती हैं, सिम्टम्स आते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही चीज उसने यहाँ पर लिखी हुई है सर, इंडस्ट्रियल नाइट्रेट एक्सपोजर, ठीक है, इंडस्ट्रियल नाइट्रेट एक्सपोजर, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस फॉर द वैसोडाइलेशन एक्शन ड्यूरिंग द वर्क वीक, कि जब तो वो काम कर रहा होता है तो क्या हो जाता है, टॉलरेंस डेवलपमेंट हो जाती है सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से। अब जैसे उसने छुट्टी की तो वो जो टॉलरेंस है वो क्या है, वो टॉलरेंस लॉस हो जाती है। जैसे वो टॉलरेंस लॉस होती है तो उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या है, दोबारा जब वो आएगा हमारे पास री एक्सपोजर, देखो बच्चों ये चीज देखनी, अब जब दोबारा री एक्सपोजर होगा तो पेशेंट के अंदर क्या है, डीजीनेस, टेकीकार्डिया, हेडिक, मतलब ये वाली सिम्टम जब दोबारा मंडे वाले दिन आएगा ना, जब टॉलरेंस लॉस हो जाएगी तो दोबारा आपको हेडिकनेस, डिजीनेस और ये टेकीकार्डिया वाली सिम्टम आपको उस पेशेंट के अंदर नजर आती है। बट आफ्टर सम टाइम उसकी जो सिम्टम होती है वो ठीक हो जाती है जब वो क्या कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है उस नाइट्रेट गैस को। तीसरे नंबर पर बच्चों अब हमने डिस्कशन करनी है आपके यूएसएमडी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ये है कि नाइट्रेट्स की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कौन से पेशेंट्स हैं जिनको आपने नाइट्रेट्स नहीं देनी होती। तो बच्चों इसके लिए आपने 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, अगर किसी पेशेंट के अंदर राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन है, क्या मतलब उसका जो राइट वेंट्रिकल है ना वो सही काम नहीं कर रहा, चाहे वो इंफार्क्शन की वजह से चाहे वो राइट हार्ट फेलियर की वजह से, इन दोनों पेशेंट्स को आपने नाइट्रेट्स नहीं देनी जिनका राइट हार्ट फेलियर है, या स्पेसिफिकली राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन जिन पेशेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर आपने नहीं देना, क्योंकि अगर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर आप दोगे उनकी कार्डिक आउटपुट आगे कम होती है, अगर आप उसको वीनोडायलेटर दोगे कार्डिक आउटपुट और कम होगी, पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाती है। तीसरे नंबर पर जो एनआरई के एमसीक्यूज है, ये है एनआरई के एमसीक्यूज, ये आया हुआ जो आपके पास फोस्फोडाइएस्टेट 5 इनहिबिटर होते हैं ना, जैसे सेल्डीनाफिल हो गया, तो जो लोग आपके पास सेल्डीनाफिल वगैरह ड्रग्स यूज करते हैं ना बच्चों, उनको आपने नाइट्रेट्स नहीं देना, क्योंकि सेल्डीनाफिल भी वैसोडाइलेटर है, नाइट्रेट्स भी वैसोडाइलेटर है, तो अगर आप कंबाइन वैसोडाइलेटर्स दोगे सीवियर वैसोडाइलेशन होगी, सीवियर हाइपोटेंशन होगी, पेशेंट बीपी कोलैप्स के साथ आपके पास आएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्डीनाफिल के साथ या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के साथ या राइट वेंट्रिकुलर इंफार्क्शन वाले पेशेंट्स को आपने नाइट्रेट्स नहीं देनी, ये इनकी क्या है बच्चों, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, बाकी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। एक क्वेश्चन लिखा है टेक्स्ट पे, चेक जी करना। जी जी सर, एक मिनट मैं आपका क्वेश्चन देख लूं।